बोलते हिंदुस्तान पे आप तमाम दर्शकों का स्वागत है और इस बीच जिस तरह से पूरे देश में कुछ राज्यों के जो विधानसभा चुनाव है, खासतौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और देश की सियासत में एक नया बदलाव इंडिया गठबंधन के सामने आने के बाद से देखने को मिल रहा है। विपक्ष की एकजुटता है और ऐसे में मोदी सरकार के तमाम जो मंत्री हैं, वो इसी गठबंधन को टारगेट भी कर रहे हैं। आज जिस तरह से मामला फ़ोन हैकिंग का सामने आया, पूरा विपक्ष लामबंद हुआ है। एजेंसीज़ किस तरह से काम कर रही हैं, इस पर भी विपक्ष के तमाम नेताओं के बयान आ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी हमारे साथ हैं। बातचीत के लिए सुप्रिया जी बहुत स्वागत है बोलता हिंदुस्तान पे आपका। सुप्रिया जी नमस्कार। बातचीत की शुरुआत करें। आज जो हेडलाइंस बनी, जिस तरह से फ़ोन हैकिंग का मामला सामने आया, तमाम जो अपोज़िशन के लीडर्स हैं, ख़ासतौर पे उन्हीं के पास इस तरह के मैसेज अलर्ट्स का जाना किस तरह से कांग्रेस इसे ले रही है? क्योंकि सरकार ये कह रही है कि हम तो भई चलिए जाँच करवा ले रहे हैं, जो चीज़ें हैं। और जो एक स्टेटमेंट एप्पल की तरफ से स्क्रीनशॉट्स के ज़रिए जो तमाम सोशल मीडिया पे जा रहा है, पड़ताल करने पे तो पता चल रहा है कि एप्पल की वेबसाइट पे ये पहले से ही स्टेटमेंट है। कोई अभी नया जनरेटेड स्टेटमेंट नहीं आया है। किस तरह से देखेंगे इसे? नहीं, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष को पहले तो अपने घटक दलों ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से प्रताड़ित करना और उसके बाद जासूसी करना, और जासूसी की मोदी जी की और अमित शाह जी की पुरानी गंदी लत है गुजरात की, और वो चली जा रही है। ये अपने आप में एक आइसोलेटेड केस नहीं है। मुझे खुद करीब 12:09 पे रात को एक मैसेज आया एप्पल की ओर से अलर्ट, और उसमें बोला कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक हो सकता है। और मैंने सोचा कि मैं सवेरे उठकर देखती हूँ ये क्या मामला है, और सवेरे पता चला कि बहुत सारे विपक्षी नेताओं को ये आया है। इसमें दो तीन चीजें हैं, और जैसा कि राहुल जी ने कहा कि विपक्ष के खिलाफ आप स्नूपिंग करिएगा, विपक्ष के खिलाफ आप एजेंसियां छोड़िएगा, ये सब एक डिस्ट्रैक्शन टूल है। आप ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि आप घबराते हैं, आप डरते हैं। और असल डर तो जो है वो राजा की जिस जान जो जिस तोते में है अडानी का, उसी का ये डर है। जो जो अडानी पर बोल रहा है उसके खिलाफ ऐसा कुछ होगा। खैर, मेरा अपना मानना है कि ये पहली बार जासूसी नहीं कर रहे हैं मोदी जी, इसके पहले भी कर चुके हैं। अगर आपको याद हो तो 2019 का पेगासस का कांड सामने आया था, जिसमें कि ठीक। एक्टिविस्ट की हुई थी। फिर 2021 में वो राष्ट्रीय नेताओं की हुई, सुप्रीम कोर्ट जजेस की हुई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हुई, और सरकार ने कभी भी सुप्रीम कोर्ट में इसको एम्फैटिकली डिनाई नहीं किया था। और जो मैलवेयर फोन में पाया गया था, इंडिपेंडेंट एजेंसीज, चाहे वो सिटीजन लैब हो या एक्सेस नाउ हो या व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस के साथ कोलैबोरेशन हो, उन सब ने दिखाया कि एक विशेष तरह के लोगों के पास ये पेगासस सॉफ्टवेयर डाला गया था और उनकी तफ्तीश और जासूसी की जा रही थी। अगर आपको ठीक। याद हो तो फाइनेंशियल टाइम्स, जो दुनिया का लीडिंग एक अखबार है, उसने मार्च में इस बार कहा था कि करीब 133 करोड़ का हम स्पाईवेयर और खरीद रहे हैं, और उसको आगे बढ़ाते बढ़ाते उसको 10,000 करोड़ तक के खरीदने की बात थी। ये सब क्यों किया जा रहा है? मुझे लगता है ये सब मुद्दों से भटकाने के लिए, घबराहट और बौखलाहट और अपने दोस्त को बचाने के लिए किया जा रहा है। इसमें हमें कोई संशय नहीं है, लेकिन इससे हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। ठीक है। सुप्रिया जी, राहुल गांधी ने जैसे आपने भी ये ज़िक्र किया, राजा की जान एक तोते में है। इस चीज़ का जब वो ज़िक्र कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अगर राजा किसी तोते के डायरेक्शन पर चल रहा है, तो फिर इस देश का गवर्नेंस किसके इशारे पर हो रहा है? राजा के इशारे पर या तोते के इशारे पर? और दूसरी बात, जब राहुल गांधी सवाल उठाते हैं, उस पर बीजेपी की तरफ से पूरे का पूरा जो सिस्टम है उनका, वो टारगेट करता है। क्या राहुल गांधी से डर रही है सरकार, मोदी सरकार खास तौर पर? मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने दो टूक शब्दों में वो सच बयां कर दिया जो इस देश में सब लोग जानते हैं, कि राजा की जान तोते में है, और तोते को हमने ऐसा घेर लिया है कि वो छटपटा रहा है, और राजा इसलिए बौखला होकर अलग अलग काम कर रहा है। राजा आजकल चुनाव प्रचार भी बंद कर दिया क्योंकि वो परेशान है, क्योंकि तोते की जो जान है उसमें अटकी हुई है। असलियत ये है कि मोदी जी ने अपनी पूरी सरकार, अपनी विदेश नीति, अपना सारा सिस्टम अडानी जी के लिए काम पर लगाया हुआ था। अब हमने अडानी जी को धर दबोचा है, तो मोदी जी का बौखलाना, उनकी घबराहट स्वाभाविक है। आपने मुझसे एक बात यहां पर पूछी कि इस देश को कौन चला रहा है। जैसा कि राहुल जी ने कहा, अभी तक तो लगता था कि 1.5 आदमी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी नंबर 1, ये नंबर 2 पर अडानी जी, और नंबर 3 पर अमित शाह जी। लेकिन यह बदल चुका है। बिल्कुल प्रतीत होता है कि इस देश का प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों के लिए नहीं, एक अपने मित्र के लिए काम करता है, और इसलिए अडानी नंबर 1 पर है, मोदी जी नंबर 2 पर है, और अमित शाह नंबर 3 पर है। 2.5 लोग इस देश को चला रहे हैं। और असलियत यह है कि ये सारी बातों के बावजूद, ये सारी बातों के बाद, जब आज सवालों से घिरती है भारतीय जनता पार्टी,
तो वो कितने भी बहाने बना ले, वो किसी के खिलाफ भी दुष्प्रचार करे, वो किसी भी तरह का रेपुटेशन असैसिनेशन करे, असलियत ये है कि जासूसी की एक गंदी लत नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लगी हुई है गुजरात से, और उसी लत के चलते अब यहां पर काम किया जा रहा है ज्यादातर। और क्या ये अपने आप में अचंभा नहीं है कि विपक्ष को ही ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं? अरे सरकार के भी कुछ लोगों को आते। और असलियत यह है कि जो एप्पल का स्टेटमेंट आया, जिसको चरण चुंबक मीडिया ये कहकर चला रहा है कि एप्पल डिनायल है, या तो उनको अंग्रेजी की समझ कम है या वो आधी पूरी बात बताते नहीं है। एप्पल ने कैटेगोरिकली कहा है कि वो स्पेसिफिक स्टेट नहीं बता सकते, बट उसके बाद वो पूरी तरह से कहते हैं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक बहुत हाई लेवल का होता है और उसको स्पेसिफिकली बताना मुश्किल हो जाता है। सो वो एडमिट कर रहे हैं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक होता है। मुझे लगता है जिन लोगों को आया उसी का पैटर्न देख लीजिए आप, आपको पता चल जाएगा क्यों जासूसी करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, इस बात का जिक्र मैंने भी किया कि विपक्ष के नेताओं के पास ही वो मैसेज क्यों जा रहे हैं। सत्ता पक्ष के नेताओं के पास भी जा सकते थे, बिजनेसमैन के पास भी जा सकते थे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें जोड़ते हैं। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स बार बार जिक्र हो रहा है। इसी जिक्र के दायरे में अरविंद केजरीवाल को भी समन हो गया। इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं के पास नोटिस जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, ये चुनाव का ऐन मौका, राजस्थान में जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हुई, बीजेपी के नेता क्या इस चीज को नहीं समझ रहे हैं कि इस तरह से अगर किसी स्टेट की गवर्नमेंट के किसी पॉलिटिकल लीडर के पास आप एजेंसीज भेजेंगे तो एक सहानुभूति की लहर खुद पैदा हो जाएगी उस सरकार के लिए, उस नेता के लिए। ये उल्टा दाव नहीं पड़ जाएगा बीजेपी के लिए कि ऐन मौके पे आप इस तरह के कदम उठा के आप नेता को अगर डराना चाह रहे हैं तो ये तो उल्टा हो जाएगा ना। सहानुभूति की लहर अगर दौड़ गई फिर तो आपके पास जो सीटें आ रही हैं वो भी नहीं मिलेंगी। अपनी गलतियों से समझदार लोग सीख लेते हैं। यही गलतियां इन्होंने हिमाचल और कर्नाटका में करी थी। हमारे नेताओं को प्रताड़ित किया था, परेशान किया था अपने घटक दलों ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से मिलकर, और कर्नाटक की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। यही गलती ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी कर रहे हैं और वहां पर भी इनको जवाब मिलेगा। असलियत ये है कि जब आपकी एजेंसीज, जब सरकार की एजेंसीज एक पार्टी विशेष का घटक दल बनकर उनके इशारों पर नाचने लगती हैं और प्रतिशोध की राजनीति की अग्रिम पंक्ति में बैठकर काम करती है, तो उनकी ना कोई साख रह जाती है, ना कोई क्रेडिबिलिटी रह जाती है। और वही हाल आज सरकार की सारी एजेंसियों का है। मेरा अपना मानना यह है कि जितना ये और करेंगे उतना लोगों को समझ में आएगा कि ये कितने प्रतिशोध की राजनीति से जलते हुए, किस तरह से लोकतंत्र के तार तार करते हुए, किस तरह से ईडी और सीबीआई को गले लगाकर अपनी सत्ता और शासन को चलाते हुए लोग हैं। सुप्रिया जी, मध्य प्रदेश में खासतौर पे आप हैं, तमाम चीजें देख रही हैं। मध्य प्रदेश में आपको क्या लग रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह से मध्य प्रदेश में बीजेपी के तमाम काफी विधायक, पूर्व सांसद और नेता कांग्रेस की तरफ वापस लौटे। जो लोग चले गए थे वो भी वापस आए। आपको क्या लग रहा है, ग्राउंड पर आप हैं, कितने आंकड़े तक कांग्रेस मध्य प्रदेश में पहुंचती नजर आ रही? क्योंकि तमाम सर्वे, इस बात का हम जिक्र ना ही करें कि कांग्रेस जीत रही है, क्योंकि तमाम सर्वे इस बात को बता ही रहे हैं कि आप लोग लीड पे हैं। अब जब चुनाव के बहुत करीब आप हैं, किस आंकड़े तक आप पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं? मैं इस चुनाव को बहुत करीब से देख रही हूं और मेरा मानना है कि हम 150 का फिगर पार करेंगे। मेरा मानना है कि 18 साल के कुशासन के खिलाफ और कांग्रेस के पक्ष में, कांग्रेस के वचन की प्रतिबद्धता देखकर, सक्सेस को देखकर, जिस तरह से राहुल गांधी जी प्रतिबद्ध हैं और जिस तरह से उन्होंने प्रचंड बहुमत की आशा रखी है, मध्य प्रदेश की जनता हमें अपना आशीर्वाद देगी। उसका बहुत सारे कारण है। उसका कारण है 18 साल में यहाँ पर विफल एक सरकार चली है जिसने अपनी तिजोरी भरने का काम किया है, लोगों को तबाह किया है। यहाँ पर 18 साल के बाद जब मत चेंज हुआ था तो उस मताधिकार की चोरी की गई और जनता उसका सूद समेत जवाब देगी। मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड, चाहे वो हमारी चुनी हुई सरकारें राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हो जो 96% अपने वचन पत्र के काम करके अपने काम के आधार पर वोट मांग रही है, या कर्नाटका और हिमाचल की हो जहां पर हमने सरकार बनते ही वो सारे वचन अपने पूरे किए जिसका हमने वादा किया था। तो मुझे लगता है ट्रैक रिकॉर्ड लोगों का है। 15 माह की हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश में बहुत जबरदस्त काम किया था। तो मुझे लगता है कि माहौल जबरदस्त है, लोग उत्साहित हैं और यहाँ पर एक नई क्रांति आएगी और उस क्रांति में 150 तो पार होना मुझे बिल्कुल, जहां से मैं देख सकती हूँ और काफी टाइम से अब मध्य प्रदेश में हूँ, मुझे स्वाभाविक लग रहा है। सुप्रिया जी, पिछले एक साल का मल्लिकार्जुन खड़गे उनका अध्यक्ष बने हुए एक साल हुआ। हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में बहुत चीजें बदली हैं।
राहुल गांधी पूरे देश में घूम रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, अलग-अलग जो वर्ग है उनके साथ कनेक्ट करते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं। वो एक 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 तरह से जनता से कनेक्ट करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा के अगले पड़ाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस में स्ट्रेटजी को लेकर काफ़ी ज़ोर दिया जा रहा है। कर्नाटक का चुनाव अगर हम देखें, कर्नाटक के चुनाव के बाद अब जो ये स्टेट्स के चुनाव हो रहे हैं, एक तरह से स्टेप बाय स्टेप कांग्रेस नज़र आ रही है। संगठन के लिहाज से हम अगर यहाँ दिल्ली में बैठ के दूर से भी देखें तो हमें लगता है कि हाँ, संगठन के लिहाज से कांग्रेस में बहुत धार आ गई है पिछले 1 साल में। पिछले 1 साल के आपके पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यकाल को आप किस तरह से देख रही हैं? खासतौर पे तब जब जो चुनाव जीतने का जो स्कोर है, वो रन रेट काफ़ी बेहतर है और लग ये रहा है कि आने वाले जो चुनाव हैं उसमें ये रन रेट और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। धन्यवाद आपका, और मैं आपकी शुभकामनाएं और आपका आकलन उन तक जरूर पहुंचाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 1 साल में हमारे चुने हुए अध्यक्ष और जिनकी बहुत बहुत जमीनी पकड़ है राजनीति पर, 55 साल का तो खड़गे जी का निर्वाचित सदस्य रहने का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है आज राज्यसभा में, उसके पहले वो केंद्र में सेंट्रल मिनिस्टर रह चुके हैं, वो कर्नाटक की सरकार में मंत्री हैं, 10-10 बार के चुने हुए विधायक हैं, चुने हुए सांसद थे। तो मुझे लगता है कि वो राजनीति की बड़ी खूब समझते हैं, बहुत वंचित शोषित समाज से आते हैं और उनका जो उत्थान है वो अपने आप में प्रेरणादायक है। मुझे लगता है राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की नहीं, इस देश की आज नैतिक धुरी बन चुके हैं और वो हर उस चीज के लिए खड़े हैं जो सही है, हर उस चीज के लिए खड़े हैं जो सच है, हर उस चीज के लिए खड़े हैं जो न्याय की ओर इंगित करता है। और मुझे लगता है कि ऐसे में राहुल जी का आइडियोलॉजिकल फाइट को लेकर आगे जाना और संगठन पर खड़गे जी का फोकस होना हमारे लिए वाकई में एक बूंद साबित हुआ है, हमारे लिए वाकई में ये एक आशीर्वाद साबित हुआ है। और इसी तरह से पार्टी चल रही है। और आपने बिल्कुल सही कहा, चाहे वो हिमाचल की प्रचंड जीत हो या कर्नाटक का प्रचंड बहुमत हो, हमने बहुत मेहनत करी वहां पर, हमारे संगठन ने मेहनत करी, हमारे लोकल लीडरशिप ने मेहनत करी और दिल्ली में भी हमारे सब नेताओं ने एक साथ मिलकर पूरा जोर लगा के चुनाव लड़ा और नतीजा सबके सामने है। नतीजे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में भी चौंकाने वाले आने वाले हैं। इसीलिए भाजपा को ईडी, सीबीआई, स्नूपिंग इन सबका सहारा है। सुप्रिया जी, 2014 की अगर हम थोड़ी सी बात करें, उसके बाद लग ये रहा था, अदरवाइज मत लीजिएगा इस बात को, लग ये रहा था कि कांग्रेस के पास प्रवक्ता जो बोलने वाले हैं, जो काउंटर करने वाले हैं, उनकी कमी सी हो गई थी, हमें ये लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे चीजें बदली हैं, काफी बदलाव आपके कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में हुआ, सोशल मीडिया को आप खुद देख रही हैं, अब ये लग रहा है कि कांग्रेस एज पे है, बीजेपी के पास बोलने वाले लोग नजर नहीं आ रहे हैं कि आपकी जो काउंटर है उसका काउंटर कर सकें। ऐसे में जब सोशल मीडिया पर आप फोकस ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि खासतौर पर इंडिया गठबंधन ने जिन 14 एंकर्स का बाइकआउट किया, इस वजह से कि वो किस तरह के कंटेंट को प्रसारित कर रहे थे, उस वजह से तब आपके सामने चुनौती क्या है? क्योंकि राहुल गांधी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये कहते हैं कि उनके यूट्यूब को एक तरह से सीमित कर दिया गया सरकार की तरफ से, उस पर अंकुश लगाया गया, उसकी रीच को कम किया जा रहा है, तब कितनी बड़ी चुनौती आपके सामने है, जबकि सत्ता पक्ष के पास पहले से ही एक सोशल मीडिया का बहुत बड़ा नेटवर्क मौजूद है। नहीं, मुझे लगता है कि ये हवा और ये गुब्बारे की हवा निकल चुकी है। उनका जो सोशल मीडिया है वो सिर्फ झूठ और भ्रांति फैलाता है। वो सोशल मीडिया और डिजिटल नहीं है, वो फेक न्यूज की एक फैक्ट्री है। और मुझे लगता है उसकी हवा, उस गुब्बारे की हवा कब की निकली जा चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पर हमने एक जबरदस्त पहल करी है। हमने आंकड़ों से और सत्य के माध्यम से जीत हासिल करी है। हमारे एंगेजमेंट रेट्स, हमारे जो लाइक्स, एंगेजमेंट, कमेंट, इंप्रेशंस, रीच होता है वो उनसे कहीं ज्यादा है, जबकि उनके फॉलोअर्स हमसे ज्यादा है। ये अलग बात है कि आधे से ज्यादा उनके बॉट्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेन स्ट्रीम मीडिया आपकी बात को नहीं दिखाएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया अगर जासूसी पर चर्चा नहीं करेगा, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करेगा, महंगाई पर नहीं करेगा, अडानी पर मुंह नहीं खोलेगा, तो आपको बिल्कुल डिजिटल और ऑल्टरनेट मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा और वही काम हम कर रहे हैं। लेकिन आज भी मेरा ये मानना है कि डिजिटल और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको पूरी तरह से निष्पक्ष होने में दिक्कत है अभी। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से हमारी कभी-कभी रीच सप्रेस कर दी जाती है अगर हम सरकार की आलोचना करते हैं, राहुल जी का या आईएनसी के ही चैनल को कभी-कभी स्थगित किया जाता है और कभी-कभी उसकी रीच किल की जाती है
वो अपने आप टाइमलाइन पर भी नहीं आता, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक चीजें हैं जो चिंताजनक है, लेकिन असलियत यह है कि जब मेन स्ट्रीम मीडिया आपको ब्लैकआउट करेगा तो आपको सोशल मीडिया और डिजिटल पे जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी ने आज एक बहुत बड़ी बात कही और शायद वो लोगों ने या तो सुनी नहीं या सुनकर समझी नहीं और उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। देखिए, सोशल मीडिया हो गया, डिजिटल हो गया, स्ट्रैटेजी हो गई, मीडिया हो गया, ये सब एक लेवल तक है। उसके बाद बात जो है ना वो लोगों के हाथ में पहुंच जाती है और लोग जब जागृत हो जाते हैं तो ये सारी चीजें धरी की धरी रह जाती हैं। हमारी भारत जोड़ो यात्रा को शुरू शुरू में किसी एक टीवी चैनल ने नहीं दिखाया था। हमारी भारत जोड़ो यात्रा को सोशल मीडिया पे कवरेज नहीं मिल रही थी। हमारी भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस प्रसारित कर रही थी, कुछ लोग थोड़ा बहुत दिखा रहे थे। लेकिन जब जन समूह अपार हुआ और जब जनता का सैलाब हमसे जुड़ता गया तो मरता क्या ना करता इनको भी दिखाना पड़ गया। तो मुझे लगता है कि जनता का जो कोर्ट है, जो जनता का न्याय है, जो जनता का मन है, उसको ही पकड़ ले तो बहुत बात बन जाएगी। सुप्रिया जी, ये तमाम बातें हम कर रहे हैं। आपका एक वीडियो भी मैंने देखा कतर को लेकर जो स्थिति थी, अभी लगभग वही स्थिति है। किस तरह से उसे देखेगी? क्या सरकार के लिए अचंभित करने वाला फैसला था? क्योंकि सरकार का जो रिएक्शन था, उन्हें लगा कि ये शॉकिंग है। लेकिन जब हमने ये पढ़ा कि सरकार कह रही है कि ये बहुत अचानक से ये फैसला आ गया, जबकि ये मामला तो काफी लंबे वक्त से चल रहा था। ऐसे स्टेज में जब इजराइल और कतर में जिस तरह के फिलिस्तीन के साथ इजराइल का जो मामला है, उसके बाद कतर का जो स्टैंड है इजराइल को लेकर, आपको क्या लग रहा है कि सरकार को अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है इस मुद्दे पर कि उन 8 पूर्व नौसैनिकों की वापसी हो सके? क्या बहुत देर कर दी सरकार ने? ये फैसला आने से पहले भी बहुत कुछ किया जा सकता था जो नहीं कर पाई सरकार? देखिए, मैं पूरे देश के साथ ही साथ एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ और ये आशा करती हूँ कि हमारी सरकार हर वो कुछ कदम उठाएगी जिससे हमारे ये 8 जाबाज जो नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं और ये अलंकृत लोग हैं, किसी को विशिष्ट मेडल मिला हुआ है, कोई कमांडर रहा है, ऐसे लोग जिनको सजाए मौत सुनाई गई है कतर में, वो सुनिश्चित उनकी वापसी होगी, सुरक्षित वापसी होगी देश में। मैं ये आशा करती हूँ कि सरकार हर वो कदम उठाएगी, कूटनैतिक तौर पे, प्रेशर टैक्टिक्स पे हर वो काम करेगी। लेकिन इस बात का मुझे दुख है और दुख इस बात का है मुझे कि वो अगस्त 2022 से कतर की जेलों में थे और इस दौरान उनके फैमिलीज ने, एक्स सर्विसमैन लीग ने और यहां तक कि कांग्रेस पार्टी ने, हमारे अध्यक्ष ने इस बात को उठाया, हमारे सांसदों ने इस बात को सदन में उठाया और तब सरकार ने इसकी अनदेखी करी, इसको नजरअंदाज किया गया। आज सवाल यह है कि ये जो छद्म राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जो फर्जीवाड़ा राष्ट्रवाद है, सबसे बड़ा राष्ट्रवाद क्या है कि जो लोग सरहद पे, जो लोग समुंदर में, जो लोग अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी हिफाजत करते हैं, उनको महफूज रखना, उनकी हिफाजत करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन इसमें सरकार विफल रही है। असलियत यह है कि जब उनकी सजाए मौत आई तो सरकार ने कहा कि वो शॉक्ड है, वो स्तब्ध है। आप कैसे स्तब्ध थे? आपको तो पता था अगस्त 2022 से ऐसा हो रहा है। उनके आरोप भी पब्लिक नहीं किए गए थे, उनका ट्रायल चल रहा था। सरकार ने क्या कदम उठाया? और उस दौरान मुझे दुख है इस बात का, उस दौरान कतर और इंडिया की डिप्लोमेटिक टाइज की 50वीं वर्षगांठ भी मनाई गई, फीफा की वर्ल्ड कप की बधाई भी दी मोदी जी ने। इनफैक्ट कतर के जो शासक थे वो तो G20 में समिट में पार्ट लेने भी आए थे। तो हमने अपने सैनिकों की, हमने अपने नौसेना के पूर्व अधिकारियों की चर्चा क्यों नहीं करी? मुझे लगता है कि एक गंभीर मुद्दा है और इस पर हम सब एक साथ खड़े हैं सरकार के साथ और हम चाहते हैं कि सरकार हर वो पहल करे, हर वो कदम उठाए जिससे वो सुरक्षित वापस घर लौटे। बहुत शुक्रिया सुप्रिया जी, वक्त देने के लिए। कम वक्त में तमाम चीज़ों को समेटने की कोशिश की गई कि थोड़ा थोड़ा हर चीज़ पर नज़र बन सके। बहुत शुक्रिया सुप्रिया जी, बोलता हिंदुस्तान के साथ जुड़ने के लिए। बात करेंगे, सॉरी मुझे आज भागना है।